प्रॉब्लम हो गया था, तो हम एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे। तो अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास कब जाओगे? जब आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जजमेंट से भी खुश नहीं हो या फिर सीसीए की जजमेंट से खुश नहीं हो, तो उसके जजमेंट के 45 दिनों के अंदर आप यहाँ पे अपील कर सकते हो एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, सो एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर, कंट्रोलर का मतलब यहाँ पे सीसीए है, और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट में प्रेफर एन अपील। तो अगर आप उनके जजमेंट से खुश नहीं हो, उनके ऑर्डर से खुश नहीं हो, यू कैन अपील इन द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज। ठीक है, अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने दो जो पार्टीज है ना, कॉन्फ्लिक्ट है जिनके बीच में, उनकी कंसेंट लेकर अगर आपको जजमेंट सुनाया, ऑर्डर दिया है, उस केस में आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे दोनों की कंसेंट है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम कुछ नहीं है, आप दोनों की कंसेंट लेकर ही वहां पे जजमेंट आपको ऑर्डर दिया गया है। और वो जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 45 दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर उसमें भी टाइम लगता है तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपको 45 दिनों से ज्यादा क्यों लगा, और ये भी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास है कि वो उसे एक्सेप्ट करे भी अपील को या फिर मना कर दे कि नहीं भाई, ये तुम्हारे नेग्लिजेंट की वजह से तुमने डिले किया है, हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम अभी आपकी अपील नहीं लेंगे। ठीक है, और अपील करने के बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग द पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टीज को सुन के कोई भी किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। पहले वाले जो उनके ऑर्डर आए थे उसको कंफर्म कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या उस ऑर्डर को बिल्कुल ही सेट असाइड कर सकते हैं, मतलब अपने उनको जो ठीक लगेगा उसके बेसिस पे वो ऑर्डर दे सकते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल शेल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर टू द कंसर्न्ड कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल उन दोनों को, मतलब अगर सीसीए के बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल पे आए या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बाद आया है, उसकी कॉपी, एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी वो उसे भेजेंगे जहां से वो अपील आई है। ठीक है, अपील और एपेलेट ट्रिब्यूनल को 66 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 6 महीने का टाइम, कि उसमें उनको वो जो अपील है डिस्पोज ऑफ करनी है। ठीक है, तो मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम है जल्दी से जल्दी टाइमली बेसिस पे हर एक अपील को डिस्पोज ऑफ करना। Procedures and powers of the appellate tribunal. Appellate tribunal shall be guided by the principles of natural justice. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस, जो उन्हें लगता है जिस तरीके से जस्टिस मिलती है, नेचुरल लॉज, मतलब लॉ को फॉलो ना भी करें, उनको जो सही लगता है उस चीज को फॉलो करके भी वो जस्टिस दे सकते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इंक्लूडिंग द प्लेस एट विच इट शैल हैव इट्स सिटिंग। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के को किस तरीके से अपना काम करना है, ये सारी पावर उसके पास है, कहाँ बैठ के काम करना है, कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पे इनके बेंचेस हो, सिटिंग्स हो, ये सब वो डिसाइड कर सकते हैं खुद से। एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट, तो ये भी सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा एपेलेट ट्रिब्यूनल व्हाइल ट्राइंग अ सूट। तो मतलब उनके पास देखो क्या क्या पावर्स हैं, किसी को भी वो बुला के उसको 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 विटनेस, मतलब उसको बोलेंगे कि भैया तुम बताओ, तो उन्हें आंसर करना पड़ेगा, तो वो समन कर सकते हैं किसी को भी, किसी की भी अटेंडेंस तुम्हें आना पड़ेगा, उसी को भी एग्जामिन कर सकते हैं, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, प्रोड्यूस, मतलब तुम्हें यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखाओ, तो ये बोल सकते हैं किसी को भी। किसी भी तरीके के एविडेंसेस को रिसीव कर सकते हैं, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन विटनेसेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिसीव कर सकते हैं, अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, मतलब मैंने कभी पुराना कोई डिसीजन लिया उसको मैं बाद में चेंज भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, तो जो टाइम पीरियड है 45 डेज का, उसकी अगर उसके बाद कोई एप्लीकेशन आ रही है तो उसको वो डिसमिस भी कर सकते हैं। एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब, तो अगर और कोई भी मैटर मिलता है जो प्रिस्क्राइब्ड हो उसको भी वो हैंडल करेंगे। ठीक है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी लोग यहाँ पे अपील कर रहे हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो या तो खुद से अपीयर करें या फिर अपने बिहाफ पे किसी लीगल प्रैक्टिशनर वो उनके लिए केस लड़े।
ठीक है, बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल. Civil court not to have jurisdiction. So no court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an adjudicating officer appointed under this act or the appellate tribunal constituted under this एक्ट इज एम्पावर्ड. तो अगर कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड या जो इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन है उससे रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो केस किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता, किसी और सिविल कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है. या तो उसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या तो सीसी या एपेलेट ट्रिब्यूनल ही इसे सॉर्ट आउट करेगा, ना कि कोई और कोर्ट कर सकता है. ठीक है. अपील टू हाई कोर्ट. तो अगर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल की जजमेंट से भी खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में. एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज. तो यहाँ पे भी 2 महीने का टाइम है हाई कोर्ट में अपील करने का. From the date of communication of the decision of order of the appellate tribunal to him on any question of fact or law arising out of such order, provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing an appeal within the set period. अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसे 60 दिनों से ज्यादा बंदे को लगे और उसने जस्टिफाई किया है तो हाई कोर्ट उसे 60 दिनों के बाद में भी उस अपील को सुन सकता है. ठीक है. तो ये है आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है यहाँ पे. अब जो लास्ट चैप्टर बचा है वो एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. तो एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू द ओरिजिनेटर. तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किसी ने भेजे हैं तो उस कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए, उसका ओरिजिनेटर कौन है, तो वो कैसे डिसाइड होगा. सो एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर. तो उसके ओरिजिनेटर कौन है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. सबसे पहले तो ओरिजिनेटर वो माना जाएगा जिसने वो खुद भेजा है. ठीक है, पहली चीज. या तो ओरिजिनेटर के बिहाफ पे किसी और ने भेजा तो भी हम एज्यूम कर लेंगे कि ओरिजिनेटर ने कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स या कुछ रिकॉर्ड्स भेजे हैं. ठीक है. या फिर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हुआ है by information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically. ऑटोमेटिकली हमारे पास मेल्स आते हैं, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे मेल्स ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से आते रहते हैं. तो वो भी ओरिजिनेटर के बिहाफ पे हम एज्यूम करेंगे अगर उसी के प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन से ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिकॉर्ड आया है. तो इससे हमें पता लगेगा कि ओरिजिनेटर कौन है. देखो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो ओरिजिनेटर कौन है, कौन रिसीवर है, किस टाइम पर ओरिजिनेटर से जो डॉक्यूमेंट है, मतलब हमें ये देखना होता है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो उसके लिए हमें देखना होता है टाइम और प्लेस. तो ओरिजिनेटर ने जब रिकॉर्ड भेजा तो डिस्पैच उसकी तरफ से कब हुआ, रिसीवर को मिला तो उसके लिए टाइम और किस प्लेस पे रिसीव हुआ, ये सब जानना हमारे लिए आईटी में बड़ा जरूरी है. तो इसलिए हमने ये चैप्टर डाला है इसमें. नेक्स्ट स्लाइड देखो. एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट. तो जिसको रिकॉर्ड भेजा गया है कब हम मानेंगे कि उसे वो मिल चुका है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट. नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्नॉलेजमेंट. तो अगर ओरिजिनेटर और रेसिपिएंट में कोई मोड का मतलब किस तरीके से एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि रेसिपिएंट कब रिसीट का एक्नॉलेज करेगा, उस केस में हम कब मानेंगे कि वो उसने रिसीव कर लिया. एन एक्नॉलेजमेंट में बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी जिसको रिसीव हुआ है, रेसिपिएंट, ऑटोमेटेड और अदरवाइज. तो या तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन दे देता है ओरिजिनेटर को या फिर उसकी किसी कंडक्ट से पता लग जाता है कि उसे इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई तो हम मानेंगे कि ही हैज रिसीव्ड द, मतलब ये उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट है. दूसरा है स्टिपुलेशन बाय द ओरिजिनेटर. मतलब ओरिजिनेटर ने बताया है कि कब माना जाएगा रिसीव्ड. तो यहाँ पर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसीट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय हिम. देन अनलेस acknowledgement has been so received, the electronic record shall be deemed to have been never sent by the originator. तो जो भी रिकॉर्ड ओरिजिनेटर ने कि हाँ सामने वाले पर्सन ने उसको रिसीव कर लिया है. ठीक है. और अगर
एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो ये मान लिया जाएगा, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ओरिजिनेटर ने वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कभी रिसीवर को भेजा ही नहीं है। नेक्स्ट केस, जब ओरिजिनेटर ये नहीं बताता कि किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा रिसीट का, तब उस केस में क्या होगा? वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड द इलेक्ट्रॉनिक that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed, or if no time has been specified or agreed to within a reasonable time, then the originator may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received by him, and specifying a reasonable time by which the acknowledgement must be received by him, and if no acknowledgement is received within the aforesaid time limit, he may, after giving notice to the addressee, treat the electronic record as though it has never been sent. देखो, सबसे पहले जरूरी है एक बंदा जिसको डॉक्यूमेंट भेज रहा है वो बताए कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट मिल चुका है। तो पहला केस जो हमने पढ़ा उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो किस तरीके से बताएगा या ओरिजिनेटर कैसे मानेगा कि उस तक पहुंच गया। ठीक है, तो पहले केस में ये पर्सन जो रिसीवर है उसे या तो खुद बताएगा, कम्युनिकेट करेगा, इस तरीके से बिहेव करेगा, इसे पता लग गया कि उसका डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंच गया। पहली चीज तो एक्नॉलेजमेंट हो गया। दूसरी चीज, ओरिजिनेटर बताता है कि आपको अगर रिसीव होता है तो आपको इस तरीके से उसे एक्नॉलेज करना है, बताना है मुझे कि रिसीव हो गया। तो जब वो चीज फॉलो जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि उसको रिसीव हो गया। तीसरी चीज, जब ओरिजिनेटर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है तो उस केस में क्या होगा? तो लेट्स से सेकंड पर्सन को ये डॉक्यूमेंट मिल गया, रिकॉर्ड मिल गया। अब ओरिजिनेटर को तो नहीं पता उसे मिला है कि नहीं मिला, तो ओरिजिनेटर कुछ टाइम पीरियड के बाद उसे बोलेगा कि भैया इसे एक्नॉलेज करो, तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया। मिल गया है तो मुझे 10 दिनों में अपना मेल कर दो कि हाँ मिल गया है। नहीं मिला 10 दिनों में भी अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया रिसीवर ने, तो ये माना जाएगा कि ओरिजिनेटर की तरफ से रिसीवर को कोई डॉक्यूमेंट भेजा ही नहीं गया है। ठीक है। नाउ टाइम ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट। एक डॉक्यूमेंट एक सिस्टम से ओरिजिनेटर से दूसरे तक कब निकला, डिस्पैच कब हुआ, उसका और उसका क्या टाइम है, तो और रिसीट का क्या टाइम है, ये सब के क्या क्या प्रोविजंस है आईटी एक्ट में, ये देखो। If no agreement between the originator and the addressee, the dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. तो अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है कि किस तरीके से माना जाएगा कि क्या किस टाइम पे डिस्पैच का टाइम क्या माना जाए और रिसीट का टाइम क्या माना जाए, तो उस केस में डिस्पैच का टाइम कब माना जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो अभी आप भेजना चाह रहे हो वो ओरिजिनेटर के सिस्टम से निकल गया है। ठीक है, when it enters a computer resource outside the control of the originator, तो ओरिजिनेटर के कंट्रोल के जो बाहर कंप्यूटर सिस्टम में वहां पे पहुंच चुका है या फिर ओरिजिनेटर के कंप्यूटर से निकल चुका है वो डेटा, तो मान लोगे आपका वो टाइम ऑफ डिस्पैच है। ठीक है। इफ नो अग्रीमेंट बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी, द टाइम ऑफ रिसीट, ये ऊपर वाला था टाइम ऑफ डिस्पैच, अब ये है नीचे टाइम ऑफ रिसीट। कैसे माना जाएगा कि कौन सा वाला टाइम ऑफ रिसीट है? इफ द एड्रेसी है रेसिपिएंट has designated a computer resource for the purpose of receiving electronic records, receipt occurs at the time when the electronic record enters the designated computer resource. जब उसने एक कंप्यूटर रिसोर्स को डेजिग्नेट किया है कि इसी कंप्यूटर में ही सारा मेरा वहां से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और जब उस सिस्टम में डॉक्यूमेंट आ गया तो ये माना जाएगा कि रिसीव हो गया है। इस टाइम पे रिसीव हुआ है जब वो उसमें एंटर करता है कंप्यूटर में। आप उस फाइल को कब खोल रहे हो कब नहीं खोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, वो फाइल जब उस सिस्टम में एंटर कर जाती है तो उसको रिसीट मान लिया जाएगा। If the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not the designated computer resource, receipt occurs at the time when the electronic record is retrieved by the SSC. अब ये देखो, अगर उसने कोई डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं रखा है तो उस केस में किसी भी सिस्टम को जब वो रिट्रीव कर लेता है, जब वो खोलता है रेसिपिएंट, तब माना जाएगा कि उसके रिसीव हो चुका है। If the addressee has not designated a computer resource along with specified timings, if any,
recipient occurs when the electronic record enters the computer source of the addressee. तो मतलब आप मोटा मोटा समझ लो कि जब भी एक सिस्टम में एंटर कर रही है कोई फाइल तो वो होगा उसका टाइम ऑफ रिसीट, ठीक है। अब प्लेस ऑफ डिस्पैच और प्लेस ऑफ रिसीट, कहाँ पर से डॉक्यूमेंट गया है और कहाँ पर रिसीव हुआ है, वो प्लेस अब किस तरीके से डिसाइड होगी। So unless otherwise agreed to between the originator and the addressee, an electronic record is deemed to be dispatched at the place where the originator has his place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has his place of business. तो ये माना जाएगा कि originator का जो place of business है, registered place of business है, और recipient का जो place of business है, यहाँ से dispatch हुआ इस place से और यहाँ पे receive हुआ है, पहली चीज। तो ये हो गया प्लेस के लिए सिंपल प्रोविजन। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 shall apply in spite of notwithstanding that the place where the computer resource is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received। यहाँ पे देखो, जहां पर सिस्टम लोकेटेड है, लेट से आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है दिल्ली का, और जहां पे वो आपका सिस्टम रखा हुआ है, आपने उसे ठीक कराने के लिए दिया या आपने सिस्टम चेंज कर दिया, वो है आपका मुंबई में। तो सिस्टम आपका मुंबई में है, लेकिन ये माना जाएगा कि वो कहाँ पे रिसीव हुआ है, दिल्ली में। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। तो ये लिखा है सेकंड पॉइंट कि ये मैटर नहीं करता कि आपका सिस्टम कहाँ पे है, ये मैटर करता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, if the originator or the addressee has more than one place of business, the principal place of business shall be the place of business। अगर उनके दो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, जो मेन ऑफिस है वहां से डिस्पैच और रिसीट माना जाएगा। if the originator or the addressee does not have a place of business, तो उनका अगर उनका बिजनेस का प्लेस नहीं है तो उनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा कि वहां पे प्लेस वो डिस्पैच वहां से हुआ है या फिर रिसीव वहां से हुआ है। एंड यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो हमने सेकंड पॉइंट में यूज किया, इसका मतलब है मींस द प्लेस वेयर इट इज रजिस्टर्ड, ठीक है। तो जहां पे वो रजिस्टर्ड है उसको माना जाएगा, चाहे उनका रेजिडेंस है चाहे उनका बिजनेस हो, ठीक है। तो ये हमारी बस लास्ट स्लाइड है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर्स। तो हमें किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्या क्या हमें करना चाहिए। सो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, so where any security procedure has been applied to any electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of verification। तो अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी मेजर लगाया हुआ है अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, तो उसको वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही माना जाएगा, ठीक है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, an electronic signature shall be deemed to be a secure electronic signature if the signature creation data at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory and no other person। तो जो भी डेटा है सिग्नेचर जिसके ऊपर आप करने वाले हो, तो आपका सिग्नेचर और वो डेटा सिर्फ आपके एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है, ना कि किसी और के कंट्रोल में। तो ये माना जाएगा कि वो जो सिग्नेचर है वो सिक्योर है। द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा वाज स्टोर्ड एंड अफिक्स्ड इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जहां से वो सिग्नेचर क्रिएट होता है, जैसे मैंने बताया था ना, हैश फंक्शन जैसे आप क्रिएट करते हो, तो उसको आपने कहाँ पे स्टोर किया है डेटा को, तो मतलब अगर वो प्रिस्क्राइब तरीके से आपने इसको फॉलो करा है तो ये माना जाएगा कि आपका सिग्नेचर जो है सिक्योर्ड सिग्नेचर है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएशन डेटा का मतलब है प्राइवेट की। तो जो ऊपर वाले पॉइंट्स में हमने सिग्नेचर क्रिएशन डेटा बोला है वो प्राइवेट की है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट की को प्राइवेट रखते हो, ठीक है, तो वो सिक्योर्ड है। और उस डेटा जिस तरीके से वो की जनरेट होती है प्राइवेट और पब्लिक की बार बार, उसको भी आपको सेफ रखना है, तो वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा। एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में for the purposes of above sections prescribe the security procedure and practices keeping in view the commercial circumstances, nature of transactions and such other related factor as it may consider appropriate। और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को किस तरीके से सिक्योर रखना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किस तरीके से सिक्योर रखना है, अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के इनको सिक्योर रखने का प्रोसीजर्स और मेथड्स और प्रैक्टिसेस को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, तो ये है आपका आईटी एक्ट और यहाँ पे आके आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपका सिलेबस मेरी तरफ से डन है। अगर आपको सिलेबस में कोई डाउट है तो आप सारी पीपीटीज को एसएल की साइट पे देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी आपका सिलेबस है वही हमने कवर किया है। ठीक है, चलो, और आपका एग्जाम है 25 मार्च को। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। तो आपको अपनी पीपीटीज पढ़नी है, एसएल का जो मटेरियल है उसको देखना है, और आपके पास एक बुकलेट होगी, उसको देखोगे तो आपका बिजनेस लॉ अच्छे से कवर हो जाएगा। एग्जाम में कौन कौन से पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब का आइडिया आपको 10 ईयर से मिलेगा। तो आप 10 ईयर भी जरूर खरीद लो, बहुत आइडिया मिलता है उससे, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कवर करना है, किसकी क्या वेटेज है, क्योंकि वो पास्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पास्ट में क्या क्या एसएल ने फॉलो किया है, वो ट्रेंड अगर आपको पता लग जाएगा तो उसके बेसिस पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर लाइफ और फॉर योर लाइफ अहेड। जो चलो फिर करते हैं क्लास को एंड। चलिए, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ अहेड, बाय बाय।